नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं नेहा आपके साथ। सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। उन्नाव जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह 4:30 बजे बिहार से दिल्ली जा रही स्लीपर बस टैंकर को बाएं तरफ से ओवरटेक करने के दौरान भर गई, जिससे बस के दाहिने हिस्से के परकच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे में दोनों वाहनों के चालक सहित 18 लोगों की मौत हो गई और 23 यात्री घायल हुए हैं। हादसे के बाद करीब 2 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। एक्सप्रेसवे पर बेहटा मोजावर के जोगीकोट गांव के सामने बिहार प्रांत के शिवहर से 70 सवारियां लेकर दिल्ली जा रही स्लीपर बस के चालक ने आगे चल रहे टैंकर को बाईं ओर से ओवरटेक करने की कोशिश की। इस दौरान बस टैंकर से भिड़ गई। वाहनों की 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के कारण टक्कर इतनी भीषण थी कि बस की दाहिनी ओर चालक की सीट से लेकर पीछे तक के हिस्से के परकच्चे उड़ गए। टक्कर लगने से प्रयागराज से 12,000 लीटर दूध लेकर जा रहा टैंकर भी बीच सड़क पर पलट गया। इससे बिहार प्रांत के पूर्वी चंपारण मोतिहारी के बिरसा टोला सपही निवासी बस चालक अखलाक, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, और रायबरेली जिला निवासी टैंकर चालक सुनील, जिनकी उम्र 30 है, उनके अलावा 3 महिलाओं और करीब 10 साल के एक बच्चे सहित 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बांगरमऊ सीओ अरविंद चौरसिया समेत कई थानों की पुलिस पहुंची। रेस्क्यू टीमों और ग्रामीणों की मदद से सभी को 10 एम्बुलेंसों से बांगरमऊ सीएचसी भेजा गया। यहाँ 18 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 14 घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही डीएम ने सीएमओ को निर्देश देकर अस्पताल में अतिरिक्त बेड, डॉक्टर और स्टाफ की व्यवस्था करवाई है। घायलों में 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर लखनऊ ट्रामा सेंटर और एक को कानपुर हाईलैंड रेफर किया गया। तीनों का इलाज सीएचसी में चल रहा है। एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना ने बताया कि अभी तक दोनों वाहनों के चालकों सहित 10 मृतकों की पहचान हो गई है। बाकी लोगों की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे पर जिस समय हादसा हुआ उस समय अधिकांश यात्री नींद में थे। बस में सफर कर रहे हैं यात्रियों में बिहार के सद्दाम, बिट्टू, मोहम्मद समीम, फूल मोहम्मद और संतोष ने बताया कि जिस समय घटना हुई वे सभी गहरी नींद में थे। उनके मुताबिक लखनऊ में बस रोककर चालक ने चाय पी थी। इसके बाद जब बस चली तो चालक ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। हम लोगों ने थोड़ा धीरे चलने के लिए कहा, लेकिन बाद में नींद आ गई। कुछ देर बाद अचानक तेज आवाज आई। नींद खुली तो देखा बस के परकच्चे उड़ गए हैं। यात्रियों के 100 सड़क पर और बस के नीचे बिखरे पड़े हैं। ये सब देखकर हम सभी सहम उठे। डेंगू की तैयारियों के लिए एमसीडी ने अपने सभी अस्पताल में एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। सीएमओ प्रभारी को अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हिंदू राव अस्पताल में 70 बेड, कस्तूरबा अस्पताल में 75 बेड और स्वामी दयानंद अस्पताल में 22 बेड डेंगू मलेरिया से प्रभावित रोगियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। मॉनसून शुरू होते ही दिल्ली में मच्छर जनित बीमारियां बढ़ने लगी है। निगम ने अपने अस्पतालों में जरूरत भर बेड आरक्षित किए हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने पर बेड की संख्या बढ़ाने की भी तैयारी की गई है। अस्पताल प्रशासन विभाग की ओर से सभी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने परिसर को साफ सुथरा रखें। ये निगरानी करें कि अस्पताल परिसर में कहीं मच्छरों का प्रजनन नहीं हो पाए। हिंदू राय, कस्तूरबा और स्वामी दयानंद अस्पताल एमसीडी के सेंटिनल अस्पताल के तौर पर नामित किया गया है, जहां रोगियों के लिए पर्याप्त संख्या में मच्छरदानी उपलब्ध करवाई गई है। अस्पताल परिसर में मच्छरों से बचाव से संबंधित बैनर भी लगाए गए हैं। निगम अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मलेरिया और डेंगू की परीक्षण किट पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। डायग्नोस्टिक किट, दवाएं, आईवी फ्लूइड्स के स्टॉक की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। 24 घंटे ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ रक्त मिलने में कोई समस्या नहीं है। अस्पताल प्रशासन विभाग ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वे अपने घर के आसपास में कबाड़ जमा न होने दें, पानी जमा नहीं होने दें, सुबह शाम पूरी आस्तीन के कपड़े पहने और बुखार आने पर बिना देरी किए अस्पताल पहुंच जाए। निगम के अस्पतालों में मरीजों के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर 12 उम्मीदवारों ने फाइल किया नॉमिनेशन। मंडराया क्रॉस वोटिंग का खतरा। इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर।
तो मंडराया क्रॉस वोटिंग का खतरा। आज से शुरू होगी महाराष्ट्र कांग्रेस की 2 दिवसीय बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर मंथन होगा। ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं और 12 जुलाई को वोटिंग है। इन 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। इसमें चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। इस खतरे से बचने के लिए पार्टियों ने रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। स्थिति को देखते हुए सरकार में शामिल तीनों पार्टियां अपने विधायकों के ठहरने के लिए होटलों की तलाश करने में जुट गई है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन से 9 और कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। एमएलसी चुनाव में 12वें कैंडिडेट के होने से क्रॉस वोटिंग बढ़ गया है। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दे तो किसी भी पार्टी के पास अकेले अपने प्रत्याशियों को जिताने के पर्याप्त नंबर नहीं है। ऐसे में देखना है कि राज्य की पार्टियां किसके पाले में सेंध लगाएगी और कौन सी पार्टी अपने विधायकों को सुरक्षित रख पाएगी। चुनाव की वोटिंग से पहले अजीत पवार वाली एनसीपी अपने सभी विधायकों को होटल ललित में रोकेगी। वहीं उद्धव ठाकरे के खेमे के सभी विधायक आईटीएस ग्रैंड होटल में ठहरेंगे। सिंध गुट वाली शिवसेना के सभी विधायक बांद्रा इलाके में स्थित ताज लैंड्स होटल में रुक गए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। यह बैठक ताज लैंड्स होटल में बुलाई गई है। ठाकरे ग्रुप ने बुधवार को विधान परिषद चुनाव के सभी विधायकों के लिए लंच का भी आयोजन किया है। ये कार्यक्रम आईटीसी ग्रैंड होटल में आयोजित किया गया है। लंच में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि इस लंच का आयोजन अनिल परब ने किया था। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 12 तारीख को विधान परिषद चुनाव होने के कारण विधायकों को होटल में रखा जाएगा, जहां ठाकरे गुट के विधायक आईटीसी ग्रैंड होटल में ठहरेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन में आयोजित मिशन रोजगार कार्यक्रम में नवचयनित 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि लेखपाल के 4,700 और पदों शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए आयोग को अध्याचन भेज दिया गया है। ये प्रक्रिया पूरी होते ही प्रदेश में लेखपालों की कमी खत्म हो जाएगी। साथ ही उन्होंने नवचयनित लेखपालों से पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ ड्यूटी करने का आह्वान भी किया। योगी ने कहा कि यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ है, कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ऐसे में नवचयनित लेखपालों की जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में कारोबारी सुगमता के लिहाज से काम करे, गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए विशेष काम करे। सीएम ने लेखपालों से कहा कि निवेश की संभावनाओं में आपका सकारात्मक सहयोग मिले। जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र के लिए जो समय सीमा तय की गई है उसमें वे काम पूरा हो। बरसात, नामांतरण, पैमाइश और भू उपयोग से जुड़ी कार्यवाही समय से पूरी हो। लोगों के बीच में आपकी अच्छी छवि बने और लेखपाल के नाम से लोग घबराए नहीं। सीएम ने यह भी कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1-2 फीट जगह के लिए हिंसक घटनाएं होती रहती हैं। अगर हम समय पर पैमाइश करके सीमांकन कर ले तो कोई विवाद नहीं होगा। कोई दबंग भूमाफिया सरकारी या गरीब की जमीन पर कब्जा कर रहा है तो वहां एंटी भूमाफिया टास्क के साथ जाकर हम बड़ी कार्रवाई करें। कहीं पर निवेश के लिए कोई प्रस्ताव आया है तो उसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा दे। बाढ़ जैसी आपदा में समय पर लोगों को राहत दे दे। गलत तरीके से कोई काम ना करे और टेक्नोलॉजी का उपयोग करे। राजस्व की पूरी व्यवस्था ही डिजिटाइज हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर परंपरागत रूप से ग्राम समाज की आबादी की जमीन पर मकान बनाकर रह रहा है तो उसकी जमीन का मालिकाना हक उसे घरौनी के माध्यम से मिल सके। इसके लिए अब तक 63 लाख से ज्यादा लोगों को हमने ये व्यवस्था दे दी है। इस वर्ष के अंत तक सभी 1,25,000 परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध करा देंगे। सीएम योगी ने कहा कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2022 में राजस्व विभाग ने अपना अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिया था। चयन की प्रक्रिया ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आयोग ने संपन्न की है, लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती है कि हर अच्छे काम में रोड़ा अटकाया जाए। नवचयनित लेखपालों के नियुक्ति पत्र वितरण में भी रोड़े अटकाने के काम किए गए, लेकिन राजस्व विभाग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए लड़ा और अंत में सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला अपने पक्ष में करके आज 7,720 नवचयनित
युवाओं को उनकी आकांक्षा के अनुरूप से ये नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा 4700 और नियुक्ति के आदेयाचन हम भेज चुके हैं और जल्द ही उस प्रक्रिया को भी पूर्ण करने वाले हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही 3837 लेखपाल जो प्रदेश में नियुक्त होने चाहिए, उनकी संख्या पूरी हो जाएगी।